बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटीन्स जो होती हैं वो दो उसकी टाइप्स, एक शॉर्ट लिव्ड एंड एक लॉन्ग लिव्ड। ठीक, एक शॉर्ट लिव्ड होती है और एक लॉन्ग लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड की एग्जांपल्स में रेगुलेटरी प्रोटीन्स और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, और लॉन्ग लिव्ड के अंदर कोलेजन होती है। ठीक है, और सेकंड में क्या लिखा हुआ है प्रोटीन डिग्रेडेशन में, कि प्रोटीन डिग्रेडेशन दो किस्म की होती है, एक एटीपी डिपेंडेंट, एक एटीपी इंडिपेंडेंट। कौन कौन सी होती है? दो किस्म की होती है, एक एटीपी डिपेंडेंट और दूसरी एटीपी इंडिपेंडेंट। एटीपी डिपेंडेंट में क्या होता है कि में कौन सा सिस्टम होता है? यूबी क्विटीन प्रोटियोसोम सिस्टम। और एटीपी इंडिपेंडेंट में एंजाइम्स रिलेटेड टू द लाइसोसोमल सिस्टम होता है। लाइसोसोमल सिस्टम में प्लाज्मा प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, और यूबी क्विटीन प्रोटियोसोम सिस्टम में सिलेक्टिव जो प्रोटीन होती है ना, सिलेक्टिव शॉर्ट लिव्ड या सिलेक्टिव डैमेज्ड प्रोटीन्स होती है ना, उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। क्या बताया? दो किस्म की हाइड्रोलिसिस होती है, एक एटीपी डिपेंडेंट, एक एटीपी इंडिपेंडेंट। जो एटीपी डिपेंडेंट है उसके एग्जांपल में यूबी क्विटीन प्रोटियोसोम सिस्टम आता है, और वो सिलेक्टिवली डैमेज्ड या शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करता है। और जो एटीपी इंडिपेंडेंट है उसके अंदर लाइसोसोम्स के एंजाइम आते हैं, उसके अंदर लाइसोसोमल सिस्टम आता है, वो प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है, सिंपली हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, अब जो यूबी क्विटीन प्रोटियोसोम सिस्टम है, इसके अंदर तीन एंजाइम आते हैं, E1, E2 और E3, और यूबी क्विटीन भी आता है। जो यूबी क्विटीन है ना, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, और आगे हम पढ़ेंगे कि E1, E2, E3 का क्या फंक्शन है, ये मतलब प्रोटियोसोम सिस्टम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं E1 पर। ये हमारा जो है ना, ये E1 है, ठीक, और ये जो है ये यूबी क्विटीन है। क्या है? यूबी क्विटीन। इनएक्टिव है अभी यूबी क्विटीन। E1 ने इसको एक्ट किया, और ये जो है ना एटीपी की मदद से एक्टिव हो गया, और एक्टिव होकर इसके साथ अटैच हो गया E1। ये E1 आ गया और यूबी क्विटीन। अब E1 और यूबी क्विटीन है। इसके बाद क्या हुआ कि जो E1 है ना वो E2 के पास आया, E1 जो है वो E2 के पास आया, और अपना जो यूबी क्विटीन है वो E2 को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, E1 ने क्या किया? यूबी क्विटीन ये इनएक्टिव था, इसको एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद E2 को ट्रांसफ़र कर दिया। E2 ने इसको पकड़ लिया बाय सिस्टीन, जो इस E2 का सिस्टीन है ना, उसके अंदर SH ग्रुप होता है, उसके साथ इसने इसको अटैच कर लिया हुआ है। इसके बाद क्या आता है कि E2 जो है वो उसने E3 के पास जाना है, ये वाला विद यूबी क्विटीन। तो ये E2 इस तरह इधर आएगा, ये E3 है, इसके पास पहले ही प्रोटीन पड़ी हुई है। कौन सी प्रोटीन? जो सिलेक्ट हो चुकी है कि उसने डिग्रेड होना है, वो E3 के पास आकर पड़ी हुई है, और ये E2 E3 के पास आया। E2 और यूबी क्विटीन कॉम्प्लेक्स है, E3 इन दोनों को इंटरेक्ट किया है, और ये जो E3 की वजह से ये जो E2 है ये प्रोटीन के साथ आकर अटैच हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? आइसोपेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। वो कैसे बनेगा कि इसका जो यूबी क्विटीन है ना, उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, और जो प्रोटीन है उसका जो अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, उसको आइसोपेप्टाइड कहेंगे। ये कार्बोक्सिल ग्रुप किसका है? ग्लाइसिन का है, जो यूबी क्विटीन का कंपोनेंट है। ठीक है, और जो ये NH2 है, अमाइनो ग्रुप है, ये किसका है? ये लाइसिन का है, जो प्रोटीन का जो है ना एक अमाइनो एसिड है। ये दोनों क्या बनाएंगे? आइसोपेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक समझ आई? सबसे पहले हमारे पास क्या था? E1। सबसे पहले हमारे पास E1 था। E1 ने ये इनएक्टिव यूबी क्विटीन को एक्टिव में कन्वर्ट किया, एक्टिव हो गया। इसने E1 ने यूबी क्विटीन को E2 को दिया। ठीक है, और E2 जो है वो फिर आगे E3 के पास आया विद यूबी क्विटीन, E3 के पास आ गया, और इसने अपना यूबी क्विटीन जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया पेप्टाइड बॉन्ड को, और बाय एन आइसोपेप्टाइड बॉन्ड ये लिंकेज बन गए इन दोनों के दरमियान। अब क्या होता है कि जो इसी तरह ये एक यूबी क्विटीन अटैच हुआ है ना, इसके साथ एक और अटैच होता है 2, एक और अटैच हो जाता है 3, और एक और अटैच हो जाता है 4।
ठीक है, 5 हो गए वैसे, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैसे अटैच हुए हैं? पहले ये अटैच हुआ है, फिर E2 जो है ना ये बस एक अटैच हो गया। उसके बाद इसने फिर एक्टिव किया है इसको, इसने ये E2 के पास आया है, E2 जो है वो E3 के पास आया है, ये पूरा E2 चल के इसके पास आया है, और ये फिर यहाँ पर इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ये हट गया, ये वापस ही E1 के पास चला गया। ये E2 वाला जो है ना इसको उठा दो, चलो ये E2 वाला जो है ना ये वापस E1 के पास चला गया। E1 ने फिर एक और एक्टिवेट किया है, यूबिक्विटीन को एक्टिवेटेड आ गया इसके पास, और ये एक्टिवेटेड जो है वो E2 के पास ट्रांसफ़र हो गया है। ये जो E2 है ना ये E3 के पास ट्रांसफ़र हुआ है, और फिर यहाँ से यूबिक्विटीन जो है वो एक और इधर आ गया, 3 हो गए। इसके बाद फिर ये E2 चला जाता है, और E1 ने एक्टिवेट करना है, ये आ जाना है, इसने इसके पास चला जाना है, इसने फिर इसके पास आना है, और फिर इसके पास आ जाना है। 1 2 3 4, ये क्या हुआ कि सिंपली एक प्रोटीन है, उसके साथ जो है ना वो चार जो है वो लगे हुए हैं। सिंपली ये जो है चीज़ है ना वो ये है यूबिक्विटीन। अब क्या हो गई है यूबिक्विटिनेशन, कैसे हुई थी? ये E1 था, इसने इनएक्टिव को एक्टिवेट करके ये बना दिया, इसने E2 को दिया, और E2 इसके पास आया, और E2 ने इसको इसके पास दे दिया। समझ आई? अब इसने ये इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म है। अब एक और जो है ना हमारे पास प्रोटियोसोम है, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल और प्रोटियोलिटिक कम्प्लेक्स जो है वो प्रोटियोसोम है। प्रोटियोसोम जो है वो इसके पास आएगा, और किसके पास आएगा?